सोचिए, जैसे हमारे शरीर में नसें होती हैं जो हर हिस्से तक जिंदगी पहुंचाती हैं, ठीक वैसे ही भारत के लिए हैं यहाँ की नदियाँ। ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि इस देश की जीवन रेखा हैं। लाखों करोड़ों लोगों को पालती हैं और ना जाने कितनी ही सभ्यताओं को इन्होंने जन्म दिया है। तो चलिए आज भारत की इन्हीं जीवन देने वाली धाराओं की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। देखिए, भारत की नदियां सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। और जानते हैं, इस पूरे नेटवर्क को हम मोटे तौर पर दो अलग अलग सिस्टम्स में बांट सकते हैं। आज हम इन्हीं दो सिस्टम्स को करीब से जानेंगे और देखेंगे कि आखिर ये भारत को कैसे वो शक्ल देती हैं जो हम आज देखते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत के दो बड़े नदी सिस्टम्स को समझेंगे। फिर हम हिमालय से निकलने वाली नदियों और प्रायद्वीप की नदियों पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये हमारे देश के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं और आखिर में आज ये किन मुश्किलों से गुजर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, अगर हमें भारत के पूरे रिवर सिस्टम को समझना है तो सबसे पहले इन दो सिस्टम्स के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। यही इसकी सबसे बड़ी चाबी है। इन दोनों में एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। जो हिमालय की नदियां हैं वो ग्लेशियर से निकलती हैं, मतलब बर्फ के पिघलने से। इसीलिए उनमें साल भर पानी रहता है। दूसरी तरफ है प्रायद्वीप की नदियां, जो पूरी तरह से बारिश पर निर्भर हैं। तो जब मॉनसून आता है तो ये उफान पर होती हैं और बाकी समय इनका बहाव कम हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर के इन दिग्गजों की। हिमालय से निकलने वाली नदियां। ये नदियां सिर्फ अपने साइज में ही बड़ी नहीं हैं, बल्कि इनकी खासियत ये है कि इनका जन्म हिमालय के ऊंचे बर्फीले ग्लेशियर्स में होता है। और जब भी हिमालय की नदियों का जिक्र होता है तो जाहिर है एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। इसका कल्चरल, रिलीजियस और इकोनॉमिक महत्व इतना ज्यादा है कि उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये जो पूरा इलाका देख रहे हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का विशाल बेसिन है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानों में से एक है और यही वजह है कि ये इतना घना बसा हुआ इलाका है। यहाँ की खेती और यहाँ के लोगों की जिंदगी सब कुछ इसी पर टिका है। गंगा का सफर शुरू होता है हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से। वहां से निकलकर ये लाखों लोगों की प्यास बुझाती है, खेतों को सींचती है। और हिंदुओं के लिए तो ये माँ गंगा हैं, एक देवी हैं। और हाँ, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना, जो पास के ही यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और विशाल नदी की, ब्रह्मपुत्रा। ये एक बहुत लंबी और थोड़ी रहस्यमय यात्रा करती है। तिब्बत के पठारों से निकलकर ये भारत के खूबसूरत नॉर्थ ईस्ट में दाखिल होती है। मजे की बात यह है कि तिब्बत में इसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं। जैसे ही ये नदी भारत में आती है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है और असम के मैदानों में पहुंचकर तो ये फैल जाती है, कई धाराओं में बट जाती है। इसी वजह से ये इलाका दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक। हिमालय की नदियों में जो तीसरी बड़ी नदी है वो है सिंधु, और ये एक ऐसी नदी है जिसके पानी में सचमुच इतिहास बहता है। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और भारत में बर्फीले लद्दाख से होकर गुजरती है। और सोचिए, ये वही नदी है जिसके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी। और आज भी ये इस पूरे क्षेत्र में खेती और हाइड्रो पावर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं और भारत के दूसरे बड़े रिवर सिस्टम को देखते हैं। ये हैं प्रायद्वीप की नदियां। ये बहुत पुरानी नदियां हैं जो बारिश के पानी से चलती हैं और इनका मिजाज, इनका कैरेक्टर हिमालय की नदियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी नदियां साफ दिख रही हैं। ये नदियां ज्यादातर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियों से निकलती हैं और फिर पूरे दक्षिणी पठार को सींचती हैं, उसे जीवन देती हैं। प्रायद्वीप की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी। दक्षिण भारत में इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे लोग प्यार और सम्मान से दक्षिण गंगा भी बुलाते हैं। गोदावरी के अलावा कृष्णा और कावेरी भी दक्षिण भारत की लाइफलाइंस हैं। खेती से लेकर बिजली बनाने तक सब में इनका बड़ा हाथ है। और हाँ, एक बहुत ही अनोखी बात है नर्मदा और तापी नदियों की। ये बाकी ज्यादातर नदियों की तरह पूर्व में नहीं बल्कि पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में जाकर मिलती हैं। ये चीज इन्हें काफी यूनिक बनाती है। इस चार्ट से हमें इन दक्षिणी नदियों के साइज का एक अंदाजा मिल जाता है। सबसे लंबी है गोदावरी, करीब 1465 किलोमीटर। उसके ठीक पीछे है कृष्णा,
लगभग 1400 किलोमीटर। और फिर आती है नर्मदा। तो अभी तक हमने इन नदियों के कुदरती रूप को समझा। अब जरा ये देखते हैं कि हमने यानी इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन ताकतवर धाराओं को कैसे काबू किया है, कैसे इनका इस्तेमाल किया है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत की खेती और इकोनॉमी इन नदियों पर कितना ज़्यादा डिपेंड करती है। इसीलिए सिंचाई के लिए पानी मैनेज करने और बिजली बनाने के लिए पूरे देश में डैम्स और नहरों का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया गया है। भाखरा डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम, ये कुछ बहुत बड़े नाम हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब किसी जीवन रेखा पर, किसी लाइफलाइन पर मांग इतनी ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या होता है? जाहिर है, जब किसी सिस्टम पर निर्भरता बढ़ती है तो उस पर दबाव भी बढ़ता है। और कभी-कभी ये दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि सिस्टम उसे झेल नहीं पाता। और बस यही वो मोड़ है जो हमें आज की कहानी के सबसे ज़रूरी और चिंताजनक पहलू पर ले आता है। आज भारत की ये जीवन देने वाली नदियां खुद एक बहुत बड़े दबाव में हैं। हमारी नदियां आज सच में मुश्किल में हैं। पानी की कमी एक बड़ी समस्या है। फिर शहरों और इंडस्ट्रीज से आने वाला बेहिसाब पोल्यूशन है। और तो और हम जमीन के नीचे का पानी भी इतनी तेजी से निकाल रहे हैं कि वो भी खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे पानी के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। ये बात पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। हमारी नदियां हमारे देश के लिए बेहद जरूरी हैं, लेकिन ये बहुत नाजुक भी हैं। ये हमें जिंदगी देती हैं, पर आज हालत ये है कि ये खुद अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन नदियों को, जो इस देश की नसें हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।